प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति GK/DS क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा की तरफ से आपको 8 क्लास जो ऑनलाइन दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, उसमें प्यारे बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, म्यूजिक, फिलोसफी और हिंदी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। उसमें प्यारे बच्चों आज जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वह प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग करेंगे। इकोनॉमिक्स जिसका हिंदी रूपांतरण जो है अर्थशास्त्र हम लोग कहते हैं। तो यह अर्थशास्त्र जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यह सब्जेक्ट आपके पहले इसका सिलेबस को समझते हैं, थोड़ा कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा इससे 100 मार्क का पूछा जाएगा। एक वीडियो बनाएंगे सभी सब्जेक्ट के लिए, कितना लॉन्ग, कितना शॉर्ट, कितना ऑब्जेक्टिव, उसमें सभी सब्जेक्ट का हम डाल देंगे। तो अभी जानना है कि अर्थशास्त्र आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा वह 100 मार्क का पूछा जाएगा। और 100 मार्क जो पूछा जाएगा 12th क्लास में प्यारे बच्चों आपको 2 पार्ट पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। एक अर्थशास्त्र का जो एक शाखा है प्यारे बच्चों आपको सेमेस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एक आपको वीएसटी पढ़ना पड़ेगा। और सेमेस्ट्री से और वीएसटी से दोनों मिला करके आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 100 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। और 100 मार्क के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यह सेमेस्ट्री जो हो जाता है यह लैंग्वेज वाला इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, और वीएसटी जो हो जाता है यह मैथमेटिक्स वाला पार्ट प्यारे बच्चों हो जाता है। तो दोनों पार्ट को हम बारीकी तरीका से क्या करेंगे, आपको बारीकी तरीका से हम लोग दोनों पार्ट को आपको इकोनॉमिक्स में 12th के बोर्ड एग्जाम में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो आज खुशखबरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों यह इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो 12th क्लास के बच्चों को सबसे भारी लगता है और टिपिकल लगता है। इसका तो डेफिनेशन भी याद करने में और प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी याद करने में, लेकिन हम इकोनॉमिक्स को आपको इस तरीका से पढ़ा देंगे कि प्यारे बच्चों एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी सब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। और यह वीडियो इकोनॉमिक्स का 12th वाला को तो आएगा ही, 12th वाला के साथ साथ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए दोनों बच्चे देखें इसके लिए। अब यदि हम लोग प्यारे बच्चों पहले इस इकोनॉमिक्स के इस सेमेस्ट्री पार्ट, वीएसटी पार्ट, दोनों पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग प्यारे बच्चों उस सब्जेक्ट की हम परिभाषा को पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट की पिता के बारे में हम जानते हैं, और उससे क्या हो जाता है, पिता को जैसे ही जानते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। अब जब इस अर्थशास्त्र की यदि हम प्यारे बच्चों यदि पिता की बात करेंगे तो इस अर्थशास्त्र के पिता जो है वह प्यारे बच्चों आपको एडम स्मिथ है। और यह एडम स्मिथ जिसका संबंध स्कॉटलैंड से था, और इसका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था, और 1790 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, आपको मृत्यु हो गया था। तो बस आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह अर्थशास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है, आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब यदि हम लोग इस अर्थशास्त्र की यदि जानते हैं प्यारे बच्चों, आपकी आधुनिक अर्थशास्त्र की जो शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र की जो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों 1776 ईस्वी से। 1776 ईस्वी में जब एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था, आपको वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो लिखा है वह किसने लिखा है, आपको एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा है। कब प्रकाशित हुआ, 1776, और इसमें धन के बारे में, धन संबंधित बारे में आपको बताया गया है। तो अब यदि क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा कि वेल्थ ऑफ नेशन
पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको एडम स्मिथ है। यह कब लिखा गया? 1776 ईस्वी में। यह आधुनिक अर्थशास्त्र की क्या होती है? आपको शुरुआत होती है। लेकिन हम पारंपरिक अर्थशास्त्र की यदि आपको बात करेंगे, प्राचीन काल की यदि हम लोग बात करेंगे, तो प्राचीन काल में जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, प्राचीन काल में जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, वह प्यारे बच्चों, यदि वह एक व्यक्ति का नाम आप लोग सुने होंगे, चाणक्य का, या इसी व्यक्ति को हम कहते हैं कौटिल्य कहते हैं, या इसी व्यक्ति को हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब यह चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र था, यह पारंपरिक अर्थशास्त्र था। यह आपको राजनीतिक पर आधारित था, अर्थ पर आधारित नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं? इस अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। हम लोग जो अध्ययन करते हैं वह आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग क्या करते हैं? आपको अध्ययन करते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखा वह किसने लिखा? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यदि अर्थशास्त्र का पिता पूछे या अर्थशास्त्र का जनक पूछे तो हम क्या मारेंगे प्यारे बच्चों? आपको एडम स्मिथ को मारेंगे। तो अब यदि इस आधुनिक अर्थशास्त्र का यदि हम लोग जानते हैं शुरुआत कब से हुआ? 1776 ईस्वी से हुआ। लेकिन इस आधुनिक अर्थशास्त्र को हम जो समझते हैं, उस अर्थशास्त्र में हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र को, आधुनिक अर्थशास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, और परिभाषा के माध्यम से ही किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, हम मूल बिंदु के बारे में हमें क्या होता है आपको पता चल जाता। तो जब इस अर्थशास्त्र समझने क्रम में परिभाषा से यदि अर्थशास्त्र की यदि हम बात करते हैं, तो पहले विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का क्या दिया? आपको विभिन्न परिभाषाओं दिया। उसमें 3 अर्थशास्त्री का परिभाषा तो हमें याद रखना ही है। जो बोर्ड के एग्जाम में आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो वहाँ तीनों डेफिनेशन क्या किया गया, आपको परिभाषा क्या किया गया, आपको पूछा गया है। इसलिए पहला जो हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, यदि अर्थशास्त्री के अनुसार एक अर्थशास्त्री प्यारे बच्चों एडम स्मिथ थे। तो यह एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे। यह एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। तो यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान जो कहा वह किसने कहा? आपको एडम स्मिथ कहा। और प्यारे बच्चों, एक अर्थशास्त्री आपको मार्शल थे, और मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कहा कि अर्थशास्त्र यह मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के बारे में यदि बात किया जाएगा तो यह अर्थशास्त्र जो है यह मानव कल्याण का विज्ञान है। तो यदि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा? तो एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा? आपको मार्शल का। तीसरा अर्थशास्त्री के बारे में यदि हम रॉबिन्स के बारे में यदि बात करते हैं, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा दिया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के बारे में जो परिभाषा दिया, इसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। या अर्थशास्त्र जो है
यह चयन का तर्कशास्त्र है, या यहीं पे कह सकते हैं चयन का तर्कशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, या चयन का विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, इस एडम स्मिथ के अनुसार, फिर मार्शल के अनुसार कल्याण की बात किया, रॉबिन या चयन का तर्कशास्त्र के बारे में बात किया। अब यदि हम बात करेंगे, रॉबिन्स ने अपने परिभाषा में क्या बात आपको अर्थशास्त्र के बारे में समझाने का कोशिश किया। इसने कहा कि यदि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चयन का विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि यह रॉबिन ने कहा कि हमारे पास जो है वह आपको सीमित साधन है, हमारे पास सीमित साधन है, लेकिन आपको असीमित आवश्यकता है। तो अब यदि चर्चा होगा कि सीमित साधन असीमित आवश्यकता, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब तक आपको जैसे लोहा है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ढेर सारे ऐसे चीज जिसमें हमारे पास सीमित साधन है, लेकिन मनुष्य की क्या है? असीमित आवश्यकता है। यदि हम चयन नहीं करेंगे कितना प्रयोग करना है, कितना उपयोग करना है, किस चीज़ को किस तरीका से उपयोग करना है, अधिक से अधिक धन होगा या आने वाले पीढ़ी के लिए क्या होगा, आपको काम में ज़रूरत में पूरा होगा। इसलिए यह आपको अर्थशास्त्र के चयन का, इसने कहा विज्ञान या तर्कशास्त्र है, का सीमित साधन है और लोगों को क्या है? असीमित आवश्यकता है। इसलिए चयन करके हम धन कमा सकते हैं या अपनी साधन का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। अब यदि इस मार्शल ने क्या कहा, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यह मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इसने कहा कि मानव कल्याण के बारे में इसने कहा धन जो है, यह धन जो है, संपत्ति जो है, यह साधन है, लेकिन साध्य नहीं है। यदि साधन है, साधनी मतलब धन है, लेकिन उस धन के साथ हमारे अंदर, मन के अंदर क्या होना चाहिए? कल्याण की भावना भी होना चाहिए। इसलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान जो कहा, वह किसने कहा? मार्शल ने कहा। अब यदि कहा जाएगा एडम स्मिथ, इसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अब प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कहा धन का विज्ञान है। तो धन का विज्ञान इसने क्यों कहा? धन का विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि इसने क्या किया? मानव क्रियाओं को, मानव को प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति है, यदि वह काम करता है तो काम करने का मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि रुपया पैसा कमाना, धन को अर्जन करना, अधिक से अधिक अपने धन संपत्ति को बढ़ाना। इसलिए इसने अर्थशास्त्र को कहा। अर्थशास्त्र में जो हम पढ़ते हैं वह धन के बारे में पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र के केंद्र में, यदि केंद्र में बात करेंगे तो यहाँ आपको संपत्ति की बात आ जाती है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह संपत्ति हो जाता है, और इसने धन का विज्ञान कहा। अब यदि इसने क्या किया? एडम स्मिथ ने मानव को प्यारे बच्चों दो भागों में क्या किया? आपको बांट दिया। एक बांट दिया प्यारे बच्चों आपको आर्थिक मानव, एक बांट दिया प्यारे बच्चों आपको गैर आर्थिक मानव। तो अब यदि आर्थिक मानव, इसने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र आपको मानव को दो भागों में बांटा, एक आर्थिक मानव में, एक गैर आर्थिक मानव में। और आर्थिक मानव मतलब हो गया आर्थिक क्रिया, हम कह सकते हैं आर्थिक क्रिया। एक हो गया प्यारे बच्चों गैर आर्थिक क्रिया। तो अब यदि इसने एडम स्मिथ ने आपको धन का विज्ञान का, और इसने अर्थशास्त्र में इसने आर्थिक मानव को, आर्थिक क्रिया को माना और गैर आर्थिक को इसने नहीं माना। अब कहा जाएगा आर्थिक मानव किसको कहेंगे या आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे, गैर आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे। तो पहले क्रिया मतलब होता है प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते हो क्रिया मतलब होता है काम। तो अब यहाँ आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे,
और अनार्थिक क्रिया या गैर आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे? इसी को गैर आर्थिक क्रिया या आपको अनार्थिक क्रिया भी कह सकते हैं आपको प्यारे बच्चों। तो अब यदि आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होता है जिस क्रिया काम करने का मुख्य उद्देश्य होता है रुपया पैसा कमाना, उस क्रिया को हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। और गैर आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? गैर आर्थिक क्रिया उसे कहा जाता है जिस काम करने का उद्देश्य रुपया पैसा कमाना नहीं होता, उसका मानव की सेवा भाव की भावना रहती है, सहयोग की भावना रहती है, उस प्रकार की क्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया कहेंगे। अब आर्थिक क्रिया मतलब काम करने का मुख्य उद्देश्य रुपया पैसा कमाना। कोई जैसे लेबर काम करता है, कोई डॉक्टर यदि काम करता है, कोई इंजीनियर यदि काम करता है, कोई गाड़ी की यदि ड्राइव करता है, या मान चलिए हम ही लोग आपको पढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? रुपया पैसा कमाना। तो यह क्रिया कौन हो जाएगा? आपको आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अब गैर आर्थिक क्रिया जैसे प्यारे बच्चों मानव का सेवा कर दी, जैसे हम लोग क्रिया काम करते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, या कोई गेम हम लोग खेलते हैं, तो वह यदि रुपया पैसा पर नहीं हो, मनोरंजन के लिए हम लोग खेलते हैं, तो वह काम करते तो वह अनार्थिक क्रिया हो जाएगा, गैर आर्थिक क्रिया आपको हो जाएगा। जब यदि कोई बाबा आया पूजा करके प्यारे बच्चों चला गया, वह रुपया पैसा नहीं लिया, तो वह अनार्थिक क्रिया गैर अनार्थिक क्रिया आपको प्यारे बच्चों हो गया। लेकिन यदि आप जाकर के कहीं पर यदि आपको यदि सड़क है, चौराहा है, जहाँ सब लोग बैठते हैं, वहाँ जाकर के आपने पेड़ क्या किया? एक लगा दिया। अब उस पेड़ से जो हवा आएंगे उससे फायदा होगा, पूरे समाज के लोग को होगा, तो यह हो गया आपकी समाज की भावना हो गया, यह हो जाएगा आपको अनार्थिक क्रिया हो जाएगा। लेकिन वही कोई बाबा आया, कोई पंडित जी आया, पूजा तूजा किया और क्या किया प्यारे बच्चों? आपको यदि पैसा ले लिया तो वह हो जाएगा आर्थिक क्रिया। तो अब इसमें सेवा की भावना हो गया, उसमें रुपया पैसा की बात नहीं हो गया। यहाँ जो हो गया आर्थिक क्रिया या आर्थिक मानव जो हो गया वह हो गया प्यारे बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि यदि हम काम करेंगे तो काम करने के बाद हमें क्या होना चाहिए? आपको रुपया पैसा होना चाहिए। इसलिए यह एडम स्मिथ ने इस आर्थिक मानव को महत्व दिया है और अर्थशास्त्र में क्या किया है? बात किया है। इसलिए 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, वहाँ प्यारे बच्चों क्या किया है? इस आर्थिक मानव के महत्व के बारे में बात किया है। इसलिए 1776 से आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत होता है और हम लोग जो पढ़ते हैं वह आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्शल के बारे में बताए थे अर्थशास्त्र को, कल्याण का विज्ञान का, और यदि कहा जाएगा अर्थशास्त्र का पिता तो एडम स्मिथ, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रवर्तक, क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि आधुनिक अर्थशास्त्र, यहाँ देखिए क्वेश्चन तुरंत आपको पलट देगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का यदि प्रवर्तक, तब मारेंगे आप मार्शल को मारेंगे प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं, यह परिभाषा के माध्यम से हम क्या कर रहे थे? अर्थशास्त्र को समझ रहे थे कि हमें अर्थशास्त्र में कौन कौन चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है? आपको पढ़ना है। अब चलते हैं, यदि परिभाषा तो प्यारे बच्चों कई तरीका से आपको दे सकते हैं, लेकिन अब यदि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, यह परिभाषा आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको पूछ देगा या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्थशास्त्र की आपको परिभाषा दीजिए, तब प्यारे बच्चों इसका देखिए अर्थशास्त्र की हम परिभाषा दे रहे हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञानिकी वह शाखा है जिसमें मनुष्य की उन क्रियाओं मतलब आर्थिक क्रियाओं, उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं
जिसमें जिसमें उत्पादन उपभोग वितरण निवेश के इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। और प्यारे बच्चों, यह अर्थशास्त्र जो है यह संतुष्टि का विज्ञान है। तो अब यदि हम चर्चा करेंगे इस अर्थशास्त्र में, यह संतुष्टि का विज्ञान है। तो अब प्यारे बच्चों, इस अर्थशास्त्र की परिभाषा समझते हैं और इसी परिभाषा से कई ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्यारे बच्चों आपको निकल के आएगा। तो इस परिभाषा को हम लोग समझते हैं। अभी हम बेसिक मतलब इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की हम परिचय को पढ़ रहे हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा और परिभाषा भी जान जाएंगे और क्यों पढ़ते हैं वह भी हमारी अर्थ निकल जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का उद्देश्य हमारा पता चल जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह आ जाता है कि यह अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की शाखा है। यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि यह अर्थशास्त्र जो होगा यह प्यारे बच्चों आपको शाखा जो होगा वह सामाजिक विज्ञान की क्या होगा, आपको शाखा होगा। एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि मतलब सामाजिक विज्ञान का यह शाखा है, एक पार्ट है जिसमें मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन, उन क्रियाओं में प्यारे बच्चों हम जस्ट चर्चा कर चुके हैं कि क्रिया दो प्रकार का, एक हो गया आपको आर्थिक क्रिया, एक हो गया प्यारे बच्चों आपको अनार्थिक क्रिया। तो अब यदि आर्थिक क्रिया क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, तो आर्थिक क्रिया उसे कहेंगे जिस क्रिया का हम करने का मुख्य उद्देश्य रुपया पैसा कमाना होता, उन क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। अब कहेगा अनार्थिक क्रिया किसे कहेंगे, जिस काम करने का मुख्य उद्देश्य रुपया पैसा नहीं है उसे अनार्थिक क्रिया। जैसे समाज सेवा कर दिया, मनोरंजन के लिए हम कोई काम कर दिए, किसी को सहयोग कर दिए, तो वह हो गया अनार्थिक क्रिया। तो हम यहाँ पर क्रिया की जो बात करेंगे वह आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में अनार्थिक क्रिया की बात नहीं की जाती है। तो अब करते हैं जिसमें उत्पादन। अब प्यारे बच्चों उत्पादन, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया उत्पादन। तो अब उत्पादन किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, उत्पादन की यदि बात किया जाएगा, उत्पादन मतलब जब हम किसी वस्तु का क्या करते हैं, आपको निर्माण करते हैं, उस वस्तु को बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उत्पादन। या तो अपने हाथों से बनाते हैं या किसी उद्योग धंधा के द्वारा उद्योग में क्या करते हैं, उस वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है उत्पादन। तो अब यदि इस उत्पादन की यदि बात करेंगे तो उत्पादन करने के लिए प्यारे बच्चों हमको कौन कौन चीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कौन चीज की आवश्यकता होती है। अब प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कौन कौन चीज की आवश्यकता होती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वैसे सभी पार्ट को सभी चीज को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव के व्यू से शुरू का क्लास हम पढ़ रहे हैं। उत्पादन के लिए प्यारे बच्चों कोई भी वस्तु किसी भी चीज़ को निर्माण करेंगे, चावले है, गेहूँ है, मकई है या उद्योग धंधा लगाना है, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हमारे पास जो होना चाहिए वह आपको भूमि होना चाहिए। भूमि नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, आपको उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो अब भूमि के बाद श्रम मतलब आपको मजदूर। आपको प्यारे बच्चों यदि चर्चा होगा उत्पादन करने के लिए
दूसरा चीज हमें मजदूर चाहिए, श्रम चाहिए। यह मजदूर नहीं रहेगा, मान के चलिए यदि बड़ा सा उद्योग धंधा लग गया, कोई चीज़ काम को उत्पादन करना है, अब मजदूर है ये नहीं है, उत्पादन कैसे होगा। तो अब यदि यह भूमि चाहिए, श्रम मतलब मजदूर चाहिए, और तीसरा आपको प्यारे बच्चों आपको पूंजी। तो यदि भूमि भी है, मजदूर भी आपको मिल रहा है, यदि पूंजी नहीं रहेगा तो आप वस्तु कैसे, कच्चा माल ये सब खरीदेंगे, कैसे आप निवेश करेंगे, तब न आपको उत्पादन होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को उत्पादन के लिए भूमि चाहिए, श्रम मतलब मजदूर चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए आपको पूंजी चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको चाहिए संगठन। संगठन मतलब आप देखते होंगे कोई भी आपको, यदि आपको ग्रुप होता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, उसमें संगठन कुछ व्यक्ति होते हैं कि किस तरीक़ा से उद्योग धंधा को चलाना है, या कोचिंग ट्यूशन होता है तो उसका एक क्या होता है प्लानिंग होता है, किस तरीक़ा से चलाना है, कैसे जिला टॉप कराना है, कैसे मेहनत करना है, किस तरीक़ा से टेस्ट लेना है। कोई कंपनी है तो वह अपना संगठन होता है कि कौन सा सामान का उत्पादन करना है, कितना दाम रखना है, कैसे रखना है, कितना जल्दी उत्पादन करना, मार्केट में किसका मांग हो रहा है, वह सब काम करता आपको संगठन। तो संगठन रहना जरूरी है किसी भी चीज़ को उत्पादन के लिए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपको साहसी उद्यमी। यह साहसी उद्यमी का भी रहना क्या है प्यारे बच्चों आपको ज़रूरत है कि यदि किसी भी चीज़ को आप उत्पादन कर रहे हैं, उद्योग धंधा फैक्ट्री लगाए, आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगाए, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप कोई भी कंपनी को स्टार्टिंग के कोई सामान को उत्पादन करने लगे तो आपको फ़ायदा ही, प्रॉफिट भी होने लगे। शुरुआत में मान चलिए आपको लॉस होने लगेगा। अब कोई व्यक्ति क्या होता है, यदि लॉस होने लगेगा तो वह उद्योग धंधा को बंद करेगा, उसके बाद क्या कर देगा, आपको छोड़ देगा। लेकिन कोई व्यक्ति कहता चलिए लॉस हुआ, 1 बार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लॉस हुआ, लेकिन लॉस होने के बाद क्या होता है, एकाएक फायदा हुआ, फायदा की स्टार्टिंग होता है, प्रॉफिट की स्टार्टिंग होता है, वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए साहसी उद्यमी चाहिए, अच्छा संगठन चाहिए जो उसको अच्छे चीज़ उत्पादन कर पाए, उसे आगे बढ़ा पाए। इसलिए आप याद रखेंगे किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए इन चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यह याद रखेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। इसके बाद क्या हो जाएगा, साहसी उद्यमी। जब उत्पादन करते हैं, कोई वस्तु का निर्माण हम करते हैं, तो इसके बाद उत्पादन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब होता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करता उसको उपभोग करते हैं। मान चलिए कोई व्यक्ति चावल का उत्पादन किया, तो चावल क्या करेगा, अपना खाने के लिए पहले जो होगा उस चावल को क्या करेगा, रख लेगा, इसके बाद उसको बेच देगा, वितरण कर देगा, या विनिमय कर लेगा, आदान प्रदान कर लेगा। प्यारे बच्चों, तो जब चर्चा करते हैं तो यदि किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। वितरण या प्यारे बच्चों आपको यदि विनिमय मतलब होता आदान प्रदान करना। इसका चर्चा होगा, क्वेश्चन होगा कि विनिमय किसे कहता है। विनिमय मतलब होता आदान प्रदान करना, मतलब एक वस्तु के बदले हम क्या करते, दूसरे वस्तु। प्राचीन काल में चलता था कि विनिमय मतलब आदान प्रदान की प्रणाली चलता था, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु हमें मिलता था। इसके बारे में हम आगे हिस्ट्री में क्या करेंगे आपको पढ़ेंगे, या आगे इकोनॉमिक्स में चल करके क्या विनिमय प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विनिमय मतलब याद रखना आदान प्रदान करना। या कोई वस्तु क्या किया, मान के चलिए हम उसको सामान दिए, सामान देने के पश्चात वो हमें रुपया दिया, तो वह विनिमय क्या हो गया, आपको आदान प्रदान हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण। अब हो गया निवेश। मान के चलिए रुपया पैसा खर्च करना। मान चलिए हम ही कोचिंग क्लास को क्या किया, आपको सहरसा में क्या किया, स्टार्टिंग किए। तो पहले हम एकाएक तो रुपया पैसा नहीं कमाने लगे, पहले एक रूम लिए, फिर उसका क्या किए, एग्रीमेंट बनाए, बेंच डेस्क लिए, फिर उसका बैनर पोस्टर बनाए, ढेर सारे बोर्ड तोड़ बनाए, प्रचार प्रसार किए, फिर विद्यार्थी आया तो मान चलिए उसमें निवेश किए, पहले खर्च किए, इसके बाद क्या होता है, आय की प्राप्ति होता है। तो निवेश इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, और इस अर्थशास्त्र उसे क्या कहता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। और यह अर्थशास्त्र जो होता है यह संतुष्टि का विज्ञान है, संतुष्टि का विज्ञान आपको कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में केंद्र जो होता है वह कौन सी होता है, आपको संपत्ति होता है, संपत्ति होता है।
तो अब प्यारे बच्चों, यह अर्थशास्त्र का हम लोग क्या किए, आपको इस अर्थशास्त्र के परिभाषा के माध्यम से हम अर्थशास्त्र को समझे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में यह सब्जेक्ट बना है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम क्या किया, परिभाषा के माध्यम से अर्थशास्त्र को समझाने का हमने क्या किया, आपको प्रयास किया। यहाँ ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बना है, तो आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, इसमें से परिभाषा लिखिएगा, या हम क्या करेंगे, ग्रुप में आपका क्या किया जाएगा, PDF आपका डाल दिया जाएगा। वैसे क्लास में भी यह सब टॉपिक का हम क्या किए हैं, आपका क्लास लिए हुए हैं।